तो आज हम लोग एक बहुत ही रीसेंट केस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी स्कैम। इस केस में महुआ मोइत्रा आप लोग सब जानते ही हैं, टीएमसी की एमपी हैं लोकसभा के अंदर और काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं लोकसभा के डिस्कशंस और डिबेट्स के अंदर। तो रिसेंटली इनका सीन आया है कि आप जानते होंगे कि एक लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं जो दिए जाते हैं एमपीज को, जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉनिकली अपने क्वेश्चंस रजिस्टर कर पाते हैं। और क्वेश्चन जो है वो हर एमपी का एक राइट है, ये भी आप जानते हैं। और इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आपने पढ़े भी हैं, वो स्टार्ड, अनस्टार्ड, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज हम क्वेश्चंस के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम इस केस के थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये लीगल स्कॉलर्स के अंदर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आ रही है। और एक ये मैं कहूंगा कि डिबेट, टॉपिक ऑफ डिबेट है कि आखिर कौन सी कमेटी है जो ऐसे इस टाइप के केसेस में डील करती है मामलों को। तो सबसे पहले हम डील कर लेते हैं इस केस से कि आखिर ये केस है क्या। मोटा मोटा स्टोरी जान लेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कुछ कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी होते हैं हर केस के, तो उसमें हमें नहीं जाना है। हमें अपना फोकस सिर्फ यूपीएससी के सिलेबस पर ही रखना है। जीएस2 जो मेंस का पार्ट है एंड यूपीएससी प्रीलिम्स, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या रिलेवेंट है हम वही डिस्कस करेंगे और बहुत ही मोटा मोटा लार्जली डिस्कस करेंगे, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए, क्वेरी या फिर क्वेश्चंस पूछने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंटेरियंस के पास दिया गया है अंडर आर्टिकल 105। यही एमएलएस को दिया गया है अंडर आर्टिकल 194। उसके तहत ये लोग सवाल पूछते हैं। अब इस केस में हुआ क्या कि ये एलिज किया गया बाय निशिकांत दुबे जी, जो कि बीजेपी के एमपी हैं। वो ये एलिज करते हैं कि महुआ मोइत्रा जी ने कैश लेकर और बाकी मटेरियल बेनिफिट्स लेकर सवाल पूछे, यानी कि उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव होने के तहत या नाते ये सवाल नहीं पूछे, किसी और के फायदे के लिए और उसके बदले में पैसे लिए। तो ये वाला ये केस है। अब किसके बदले में लिए? हीरानंदानी है, एक बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट का बिजनेस है उनका बहुत बड़ा। आई वुड से कि 4th लार्जेस्ट रियल एस्टेट बिजनेस है इन लोगों का। तो उनको उनके सवाल इन्होंने पूछे, यानी कि उनके इंटरेस्ट के हिसाब से सवाल पूछे और उसके बदले में महुआ मोइत्रा जी ने बहुत सारे बेनिफिट्स लिए। ये मामला है। और फिर जब कमेटी बैठी आगे जाकर, जिसके बारे में बात करूंगा अभी, लेकिन अभी मैं बता दूं कि जब कमेटी बैठी इसके ऊपर, एथिक्स कमेटी जो बैठी, तो उसमें यह मामला आया, एफिडेविट दिया गया हीरानंदानी जी की तरफ से, जिसमें उन्होंने बोला कि महुआ मोइत्रा जी ने उन्हें लॉगिन क्रेडेंशियल्स शेयर करे थे, यानी कि वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स जिसके थ्रू आप पार्लियामेंट के अकाउंट में जाकर अपने क्वेश्चन सबमिट कर सकते हैं, वो वाले लॉगिन क्रेडेंशियल्स इन्होंने शेयर करे थे हीरानंदानी जी से। उनका खुद का एफिडेविट है ये कमेटी के सामने। हालांकि महुआ मोइत्रा जी का अपना एक पक्ष है, उन्हें लगता है कि इसमें कोई पॉलिटिकल साजिश है, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल बंधनता या विच हंटिंग जिसे कहते हैं। लेकिन हम उस पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे कि कौन कौन सी पार्टी का है और किस तरीके से एक पर्टिकुलर बिजनेस हाउस के अगेंस्ट से सवाल पूछे जाते हैं तो उन पार्लियामेंटेरियंस के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाता है। हम उस पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि इसमें कौन सी कमेटी इन्वॉल्व है, कौन सी कमेटी इन्वॉल्व होनी चाहिए थी और उन कमिटीज का कंपोजिशन क्या है, उन कमिटीज का प्रोसेस क्या रहता है एंड फाइनली वो किस तरीके से अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। तो हम बात करेंगे इसमें एथिक्स कमेटी की और साथ में प्रिविलेजेस कमेटी की। अब हम जब प्रिविलेजेस की बात कर रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर प्रिविलेजेस होते क्या है। देखिए, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनके पास कुछ हक होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं, जिनके बारे में हम पहले बात कर भी चुके हैं अपनी क्लासेस के अंदर। मैं फिर भी दोबारा दोहराना चाहूंगा जिससे आप लोगों का रिविजन हो जाए। तो उन राइट्स के बारे में आर्टिकल 105 एमपीज के लिए और एमएलएस के लिए आर्टिकल 194 बात करता है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, जिसमें फ्रीडम टू पब्लिश द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस होता है, और उसके साथ में कुछ होते हैं जिसमें आता है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट इन रिगार्ड टू द सिविल केसेस। उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसके दौरान आप पार्लियामेंटेरियंस को अरेस्ट या फिर किसी भी तरीके से कोर्ट में नहीं बुला सकते। ये क्यों करे जाते हैं, ये राइट्स क्यों दिए जाते हैं? ये इसलिए दिए जाते हैं कि ये आपको और हम सबको, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया को अच्छे तरीके से, सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए। एट द एंड ऑफ द डे उनका फंक्शन क्या है? यही तो फंक्शन है ना, कि वो हमें अच्छे तरीके से, सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए, उनको वो फ्रीडम हो, वो इजाजत हो। नहीं तो कल को वो कुछ भी सवाल उठाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, कोई डेफेमेशन का केस डाल देगा कि भाई हमारे तो मानहानि हुई है, कि भाई इन पार्लियामेंटेरियन ने हमारे बारे में भरी सभा में, पार्लियामेंट के अंदर
नेशनल टेलीविजन पर हमारे खिलाफ ऐसे सब शब्द इस्तेमाल करे, ये सब कुछ बोला, ये बिल्कुल झूठ है, ये सब कुछ है, अगर उनके ऊपर मानहानि का केस होने लग गया तो कोई भी पार्लियामेंटेरियन अपने आप को खुला हुआ महसूस करेगा ही नहीं, कभी वो बात बोल ही नहीं पाएगा और हमें तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन नुकसानों से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे पावर्स होती हैं स्पीकर के पास और चेयरमैन जो होता है हमारे राज्यसभा के चेयरमैन तो उनके पास, जैसे पावर होती है कि भाई आप एक्सपंज कर दीजिए वो सब। लेकिन अभी हम बात करेंगे कमिटीज की। तो इस केस में जो कमेटी आई है सामने वो है एथिक्स कमेटी। पहली बात तो एथिक्स कमेटी होती क्या है? एथिक्स कमेटी का काम ये होता है कि वो एथिकल मिसकंडक्ट जो है पार्लियामेंटेरियंस का उनको इन्वेस्टिगेट करे, उन पर इंक्वायरी करे और फिर अपनी जो भी रिपोर्ट है, फाइंडिंग्स है, वो स्पीकर को दे दे। अब एथिकल मिसकंडक्ट क्या होता है, इसके बारे में भी कई सारी राय हैं, क्योंकि ये कहीं डिफाइंड है नहीं, किसी भी रूल में डिफाइंड है नहीं कि भाई व्हाट डज द एथिकल मिसकंडक्ट कॉन्स्टिट्यूट। एक एग्जॉस्टिव टर्म होती है, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसके बारे में एग्जॉस्टिवली लिखा गया है तो ये माना जाता है कि इसके परे कुछ नहीं है, जो लिखा है एग्जॉस्टिवली इसके बारे में ये बता रखा है, इसके परे इस चीज का कोई मतलब है नहीं। लेकिन इस केस में एग्जॉस्टिवली एथिकल मिसकंडक्ट को कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, जैसे कि एक टाइम पर एक पार्लियामेंटेरियन थे, तो वो अपनी बीवी के पासपोर्ट पर और अपने बच्चे के पासपोर्ट पर किसी और लोगों को बाहर ले गए, घूमने फिरने के लिए बाहर चले गए अब्रॉड पर, या फिर किसी ऑफिशियल ड्यूटी पर गए होंगे। उस केस में ये मिसकंडक्ट माना गया। साथ ही साथ एक क्रिमिनल चार्ज भी लगा, क्योंकि ये पासपोर्ट्स एक्ट जो है और जो पासपोर्ट से रिलेटेड जो हमारे लॉज हैं उनका वायलेशन भी था। ऐसे ही एक और केस था कि एक पार्लियामेंटेरियन जो थे वो अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे थे। तो इस केस में हुआ क्या कि वो अपनी बीवी की जगह किसी और को ले गए, लेकिन बताया कि हमारी वाइफ है ये, तो ये भी एथिकल मिसकंडक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं पर आप देखेंगे प्रिविलेज का मामला नहीं है, यानी कि ये पार्लियामेंटेरियन के एक मॉरल कंडक्ट को लेकर एक एक कैरेक्टराइजेशन हो रहा है कि उन्होंने मॉरली कुछ गलत करा, समथिंग विच वाज इमोरल, और उस केस में एथिक्स कमेटी ने एक्शन लिया। ठीक है, प्रिविलेजेस कमेटी का काम क्या होता है? जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं, जैसे हमने बताया, जो राइट्स हैं पार्लियामेंटेरियंस के, उस केस में अगर कोई वायलेशन है, अगर पार्लियामेंटेरियन ने अपने प्रिविलेजेस का गलत इस्तेमाल किया है, उस केस में प्रिविलेजेस कमेटी एक्शन में आती है। लेकिन इस केस में मामला तो इनके क्वेश्चंस पूछने का था, जो कि एक प्रिविलेज है, एक राइट है पार्लियामेंटेरियन का, तो कायदे से तो ये प्रिविलेज कमेटी के अंडर आना था। लेकिन यहां पर ये मामला डील करा गया एथिक्स कमेटी से। तो ये एक मतभेद था जो मुझे लगा कि इसके थ्रू हमें यह समझना पड़ जाएगा कि प्रिविलेज कमेटी का क्या होता है और एथिक्स कमेटी का क्या रोल रहता है। अब इनके कंपोजिशन की बात कर देते हैं। तो दोनों में ही लोकसभा के अंदर 15-15 मेंबर्स होते हैं, यानी कि प्रिविलेज कमेटी जो लोकसभा की है उसके अंदर ही 15 मेंबर हैं, और जो राज्यसभा की है और जो एथिक्स कमेटी है लोकसभा की उसमें 15 मेंबर हैं। उसके बाद जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, जो राज्यसभा की कमेटीज होती हैं, प्रिविलेज और एथिक्स दोनों में 10-10 मेंबर होते हैं। इनकी मैक्सिमम अवधि होती है 1 ईयर। तो मैं एक बार लिख लेता हूं जिससे आपको भी क्लैरिटी रहे। यानी कि लोकसभा के अंदर 15 मेंबर्स हैं, इसमें भी लोकसभा के अंदर 15 मेंबर्स हैं। टर्म नॉट मोर देन 1 ईयर, इसका भी टर्म नॉट मोर देन 1 ईयर। यहां पर जो नॉमिनेट करते हैं इनको नॉमिनेटेड बाय, इस केस में एथिक्स और प्रिविलेज दोनों में अगर राज्यसभा की है तो चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे, और अगर लोकसभा की है तो स्पीकर नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, यहां पर ही वही है। चौथा मामला आता है कि ये डील किससे करते हैं। जैसे मैंने बताया एथिक्स कमेटी जो है वो एथिकल मिसकंडक्ट से डील करती है।
और इस केस में वायलेशन ऑफ प्रिविलेजेस से डील करा जाता है। तो ये मोटा मोटा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कमेटी और एथिक्स कमेटी की मामला हुआ। इसके बाद हुआ क्या और होता क्या है? देखिए, जब मामला इनके पास जाता है, कंप्लेंट करी जाती है, तो जो विटनेसेस हैं और जो पार्लियामेंटेरियन जो है वो जिनके अगेंस्ट वो कंप्लेंट आई है, इन सबको एफिडेविट के थ्रू अपना बयान देना होता है, रिकॉर्ड में लाना पड़ता है, जिसके बाद जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो उसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं और फाइनली अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं। अब बात आती है कि भाई खास तौर पे वायलेशन ऑफ प्रिविलेजेस के केस में कई बार ऐसा होता है कि करप्शन का मामला होता है या और कोई ऐसा एक्ट हो सकता है, क्रिमिनल एक्ट, जो कि इससे एसोसिएटेड हो। तो उस केस में क्या इनके पास पावर प्रोसिक्यूशन की भी होती है कि फॉर एग्जांपल 2005 का एक कैश फॉर क्वेरीज केस था जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाले भी प्रोविजन अप्लाई हो रहे थे। तो क्या उस टाइम पर जो कमिटी थी उसके पास क्या इन्हें प्रोसिक्यूट करने की पावर है? तो जवाब है नहीं। इनके पास सिर्फ ये देखने की पावर है कि वो मिसकंडक्ट हुआ या नहीं हुआ, या वायलेशन जो प्रिविलेजेस का हुआ वो हुआ या नहीं हुआ, और उसके बाद जो फाइंडिंग्स है वो स्पीकर या फिर चेयरमैन को दे देते हैं। और अगर कोई क्रिमिनल एक्ट भी उससे जुड़ा हुआ है तो उसको लेकर एक आउटसाइड पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चलती है बाय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। पुलिस करेगी, सीबीआई करेगी, एनफोर्समेंट डायरेक्टर करेंगे, वो उनका डोमेन है, वो उनका जुरिस्डिक्शन है, उसमें इन कमिटीज का कोई रोल नहीं है। मैं एक बार दिखा दूं आपको, देख लीजिए, किसी को नोट्स में लिखना हो तो। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि आपके ऊपर अगर करप्शन का केस है और इसमें यहां पर कुछ आपने मिसकंडक्ट करा है तो मिसकंडक्ट का अलग चलती है और करप्शन का अलग चलती है, जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसीडिंग्स होती है। और इसमें प्रोसेस क्या फॉलो होता है? आर दे बाउंड बाय एविडेंस एक्ट? क्योंकि एविडेंस एक्ट क्योंकि विटनेसेस आ रहे हैं, आपको एफिडेविट पर अपनी टेस्टिमनी दे रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, तो क्या एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा? तो जवाब है नहीं। दे आर नॉट बाउंड बाय एविडेंस एक्ट और फॉर दैट मैटर एनी अदर प्रोसीजरल लॉज विद रिगार्ड टू कोर्ट्स व्हिच इज अप्लाइड देयर। तो वो नहीं होता है यहाँ पर। ये अपने हिसाब से प्रोसेस फॉलो करते हैं, जो कि रूल्स जो है, प्रोसीजर जो है हमारे यहाँ किस में दिए हुए हैं? आर्टिकल 118 में। उसमें पार्लियामेंट के पास पावर है कि अपने रूल्स और प्रोसीजर बना सकते हैं, तो उसके तहत वो बनाते हैं और उसके तहत वो अपनी फाइंडिंग स्पीकर को दे देते हैं। एंड देन फाइनली जो रिकमेंडेशन ये फाइंडिंग्स के थ्रू देते हैं स्पीकर को, देन फाइनली स्पीकर डिसाइड वेदर टू एक्सपेल दिस मेंबर और नॉट। उसके आगे का अपना प्रोसेस होता है। मेरा मेन एम इसके थ्रू ये था, क्योंकि हमारी यूजुअली क्लास चल रही, मैंने सोचा ये वाला भी आपसे डिस्कस कर दूं जिससे आपको आइडिया लग जाए। मेरा मेन एम यही था कि अभी जान लें कि ये प्रिविलेजेस की कमेटी क्या होती है और एथिक्स कमेटी क्या होती है, और कौन सा मैटर एथिक्स कमेटी के पास जाता है और कौन सा मैटर प्रिविलेजेस कमेटी के पास जाता है। हालांकि इस केस में ये बोला गया, जैसे मैंने बताया, कि ये केस प्रिविलेजेस कमेटी के पास जाना चाहिए था, नॉट विद एथिक्स कमेटी। तो आज के लिए इतना ही। साथ में एक लाइन और जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जो आप आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। एक कोटेशन है जो मुझे लगता है कि इस केस में भी बहुत मायने रखती है। अ पार्लियामेंट इन सेशन इज अ पार्लियामेंट एट एग्जीबिशन एंड अ पार्लियामेंट इन कमिटीज इज अ पार्लियामेंट एट वर्क। तो असली काम भैया यही होता है, सेशन में नहीं होता। वहां तो एग्जीबिशन पर है, वहां दिखा रहे हैं कि देखो हम लोकतांत्रिक देश हैं, आपके सवालों के जवाब हम मांग रहे हैं सरकार से। असली काम इन कमिटीज में होता है, अलोंग विद दिस मेनी अदर कमिटीज। बाकी कमिटीज जो है वो हमने डिटेल में ऑलरेडी कवर कर ही रखी है। कोई भी ऐसा केस और किसी कमिटी से रिलेटेड आएगा, मैं डेफिनेटली उनको कवर करूंगा।